बच्चों आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 17 के एक्सरसाइज के शॉर्ट समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 17.1 से। कहता है व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल कोलियन। सक्सेसफुल कोलियन क्या होती है आपने बतानी है। तो हमने पढ़ा था कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे प्रोडक्ट बन जाता है। ऑलराइट, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद डिटेल देखते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स यूँ मैं बना लेता हूँ बेटा, इन पार्टिकल्स ने आपस में ना कोलियन करनी होती है, टकराना होता है। अब कोलियन की दो टाइप होती हैं, एक होती है सक्सेसफुल जिसको इफ़ेक्टिव कोलियन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है अनसक्सेसफुल या इनइफेक्टिव कोलियन। यानी सक्सेसफुल कोलियन ऐसी होती है अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, यानी रिएक्शन चल पड़े, ऐसी कोलियन होती है सक्सेसफुल। जी बेटा आंसर देखें, अ सक्सेसफुल या इफ़ेक्टिव एक ही बात है। कोलियन इज़ आ कोलियन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स, ये कोलियन रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के दरमियान होती है, दैट रिज़ल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिससे आगे प्रोडक्ट बन जाता है सक्सेसफुली। ठीक है जी बेटा, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। हाउ डज़ इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किस तरह से अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज़ लाते हो, ज़्यादा करते हो टेम्परेचर, सो उससे रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, अगर मैं इस रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा करूं, यानी इन मॉलिक्यूल को ज़्यादा हीट देनी शुरू करूं, तभी इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना। तो बच्चे, हीट देने से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से इधर उधर मूव करेंगे और आपस में ज़्यादा टकराएंगे, क्योंकि आपने इनको टेम्परेचर दिया, हीट दी, और उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी। तो ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे। बेटा जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं, यानी सक्सेसफुल कोलियन के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे टेम्परेचर देने से। ऑलराइट जी बेटा, एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ द रिएक्शन रेट, तो रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, रिएक्शन जल्दी होता है। ऐसा क्यों? बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि टेम्परेचर देने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कॉजिंग देम टू मूव फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा बार वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ। सो क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ इफ़ेक्टिव कोलियन, इफ़ेक्टिव कोलियन या सक्सेसफुल कोलियन के चांसेस बढ़ जाते हैं ना जब टकराव ज़्यादा हो रहा है, एंड हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो बेटा रिएक्शन भी बढ़ जाता है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। जी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये सवाल है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। जी बच्चे, हमें पता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट ने क्या बनना होता है, प्रोडक्ट बनना होता है। तो एक रिएक्टेंट में ये बना लेता हूँ, जो पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बनी है ना, ये एक रिएक्टेंट है, और एक रिएक्टेंट मैंने ये वाला बना लिया। अब क्या होगा, रिएक्टेंट के दरमियान ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये बच्चे तोड़ना है। तो फिर क्या होना है, इससे प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल इस पर्पल वाली रिएक्टेंट का और एक रेड वाले का आपस में मिल जाएंगे, बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन इसको जो ये बॉन्ड रिएक्टेंट के दरमियान जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वो एनर्जी होगी ना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास, तो वो इन बॉन्ड्स को, आपस की जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ सकेंगे और रिएक्शन चल पड़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यही हमसे पूछा गया है। हम कहेंगे रिएक्शन को शुरू करने के लिए, इससे रिएक्शन शुरू होगा ना, चल पड़ेगा, रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी चाहिए, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एनर्जी करती क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की बॉन्ड को तोड़ती है। जी बेटा आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलियन थ्योरी, कोलियन थ्योरी इससे पहले टॉपिक मैंने पढ़ाया था, बल्कि यही टॉपिक चल रहा है। द कोलाइडिंग पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्या करते हैं, कोलियन करते हैं, विल लीड टू इफेक्टिव कोलियन,
इन कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन तब होनी है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है रिएक्शन का चलना, तो रिएक्शन तब चलेगा ओनली व्हेन दे पोजेस सफिशिएंट एनर्जी, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास ना मुनासिब एनर्जी होगी, पूरी एनर्जी होगी टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो बॉन्ड है वो तोड़ी जा सके। इतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास। सो दिस मिनिमम एनर्जी, ये जो कम से कम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जो कि बेसिकली चाहिए एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, इज़ कॉल्ड बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वाई डज़ द बर्निंग ऑफ सल्फ़र, जब हम सल्फ़र को बर्न यानी जलाते हैं ना, प्रोसीड स्लोअर इन एयर, तो वो स्लो जलता है। एयर यानी हवा के अंदर, यानी मैं ओपन एयर के अंदर ना सल्फ़र को जलाना शुरू कर दूं तो बेटा वो स्लो जलेगा। देन इन प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के मुकाबले में, यानी प्योर ऑक्सीजन में बड़ा ज़्यादा तेज़ी से जलता है। पहली बात तो ज़हन में ये रख लें कि ये जो बर्निंग का प्रोसेस होता है ना, इसमें ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट का काम करता है। यानी बर्निंग जलाते वक्त जिस चीज़ को जला रहे हो, सल्फ़र को, सल्फ़र तो रिएक्टेंट है ही ना, क्योंकि उसको जला रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन का होना भी रिएक्टेंट है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जलने का प्रोसेस शुरू ही ना हो, तो ये ज़हन में पहले होना चाहिए। जी बेटा आप देखें, अगर मैं सल्फ़र को जला रहा हूँ एयर के अंदर, एयर जिसमें ऑक्सीजन कितनी होती है 21%, तो रिएक्शन कैसे चलता है, स्लो, रिएक्शन चलता है बेटा स्लो। लेकिन अगर मैं सल्फ़र को जला रहा हूँ प्योर ऑक्सीजन में, प्योर ऑक्सीजन में यानी 100% ऑक्सीजन, प्योर यानी खालिस 100%, सो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, फास्ट। अब ऐसा क्यों है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है ना, मैंने बोला जलने के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिएक्टेंट। तो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है ना, रिएक्शन उतना तेज़ होता है। इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट है 100% कंसंट्रेशन के साथ, और इधर है 21% कंसंट्रेशन के साथ। सो जाहिर है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जो कि प्योर ऑक्सीजन की है, तो रिएक्शन उसमें तेज़ चलेगा। जी बेटा देखते हैं, कहता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, ठीक है। एयर कंटेन ओनली अबाउट 21% ऑक्सीजन, हवा के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है, मीनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ रिलेटिवली लो। 21% ऑक्सीजन लो है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन देखें तो वो 100% होती है। हायर कंसंट्रेशन इन प्योर ऑक्सीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन बर्निंग, सो हायर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, सो इससे बर्निंग इंक्रीज़ या ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। वाई अ कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन इज़ प्रेफरेबली टेकन इन द पाउडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको ये रिवाइज़ करता जाऊँ कि कैटलिस्ट होता क्या है। बेटा कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को तेज़ करवाता है, ठीक है, उसने रिएक्शन को फास्ट करना है, तो हम उसको ना प्रेफर क्या करते हैं, पाउडर शक्ल में, पाउडर फॉर्म में। ऐसा क्यों करते हैं? जी बेटा पहले ये कंसीडर करें कि मैं एक कैटलिस्ट लेता हूँ, पाउडर नहीं लेता, पहले मैं उसको एक बड़े से पीस, बड़े से ब्लॉक की शक्ल में ले लेता हूँ। अब मैं ज़रा रिएक्शन करवाऊँ ना, तो रिएक्शन बड़ा स्लो चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रिएक्शन ने ना सिर्फ़ और सिर्फ सरफेस एरिया पे होना होता है, टॉप के एरिया पे कह लें चले, सिर्फ ऊपर। तो बाकी जो सारा कैटलिस्ट है वो समझ लें बेकार जाता है, वो उसका काम ही नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस सारे कैटलिस्ट को पाउडर की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। तो सारा कैटलिस्ट हम इस तरह से छोटा छोटा पाउडर जब बना देंगे ना, तो उस पाउडर को फैला देंगे ऐसे, तो फिर बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सारे मॉलिक्यूल, सारा पाउडर ही किधर आ जाएगा, सरफेस पे, क्योंकि पाउडर ऐसे लेयर में तो कम ही रहता है ना। तो सारा पाउडर ही सरफेस एरिया बन जाएगा, तो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, सारी जगह मिल जाएगी, तो इसलिए रिएक्शन भी ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा। जी बेटा देखें, अ कैटलिस्ट इज़ प्रेफर्ड इन द पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेज़ द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इससे सारा एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
अवेलेबल फॉर द रिएक्शन के लिए, ठीक है। अ लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्पेस, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना तो ज़्यादा जगह प्रोवाइड करती है, किसके लिए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब एंड रिएक्ट। देखिए बेटा, ये जो एरिया होता है ना, इस पर आकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आके ना एब्जॉर्ब होते हैं एरिया के ऊपर, और फिर वो रिएक्शन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जब ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे ना, और रिएक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो ज़्यादा रिएक्शन होगा, देयर बाय सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। जी बेटा, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। वाई इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफन वेरी फास्ट एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन? रिएक्शन के शुरू पर रिएक्शन का रेट या स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे रिएक्शन के शुरू में ना आपने रिएक्टेंट ही लिए हैं, प्रोडक्ट अभी बने ही नहीं, रिएक्शन तो शुरू हुआ है ना, तो रिएक्टेंट जितने होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ होगी ना स्पीड। तो अभी तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है, सारे ही रिएक्टेंट है ना अभी, सो रिएक्शन शुरू में बड़ा फास्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट ज़ाहिर है इस्तेमाल हो रहे हैं, कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल शुरू में बिगनिंग के ऊपर रिएक्शन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। जी बेटा, आंसर पढ़ते हैं। एट द वेरी बिगनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बिल्कुल शुरू में द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ एट इट्स मैक्सिमम, जो रिएक्टेंट है ना वो मैक्सिमम पड़े होते हैं। सो मोर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स फास्ट रिएक्शन, यही बात, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना रिएक्शन फास्ट होगा। बट लेकिन बाद में क्या होता है, एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है ना, रिएक्टेंट्स डिक्रीज, ज़ाहिर है उन रिएक्टेंट ने इस्तेमाल होना शुरू हो जाना है ना, तो वो कम हो जाएंगे। सो द रेट ऑफ रिएक्शन स्लोज डाउन, तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन भी स्लो होता जाता है। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। कहता है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर एट द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मैग्नीशियम एयर, हवा के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट, लेकिन ये बड़ा तेज़ रिएक्शन देता है एट हाई टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और इससे गिविंग इंटेंस वाइट लाइट, और इससे बेटा इंटेंस कहते हैं बड़ी शिद्दत वाली वाइट लाइट निकलती है, ऐसा क्यों? जी बेटा देखें, अगर मैं मैग्नीशियम को रूम टेम्परेचर पे लेता हूँ, रूम टेम्परेचर पे, तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऐसा इसलिए कि मैग्नीशियम के पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है जितनी उसको चाहिए थी। आपको पता है ना, रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक चीज़ है एक्टिवेशन एनर्जी, मैग्नीशियम के पास वो नहीं है। लेकिन अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे रख देते हो ना, हाई टेम्परेचर पे, तो उससे रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, एयर के साथ रिएक्शन होना है। तो अब ये फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे हाई टेम्परेचर का मतलब है कि आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी होती है। तो आप जब उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नीशियम को, तो उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, सो रिएक्शन भी वो कर लेगा। जी बेटा, देखते हैं इसके आंसर को। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर मैग्नीशियम एटम्स डू नॉट पोजेस इनफ व्हाट थर्मल एनर्जी, उनके पास उतनी थर्मल एनर्जी है ही नहीं टू ओवरकम हाई एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सकें, उस पर काबू पा सकें और रिएक्शन को शुरू कर सकें, इतनी उनके पास थर्मल एनर्जी नहीं है। और एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होता है? रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड एंड इनिशिएट आ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, और रिएक्शन को इनिशिएट या शुरू करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम के पास वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम हीटिंग करें, मैग्नीशियम को गर्म करें, तो इसे क्या होगा? प्रोवाइड नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा हम उनको एक एनर्जी दे रहे हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी उसको, मैग्नीशियम को। सो क्या होगा? मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी फास्ट एट हाई टेम्परेचर, लिहाजा हाई टेम्परेचर पे मैग्नीशियम का रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि उसको अब एक्टिवेशन एनर्जी जो मिल गई है, गिविंग इंटेंस वाइट लाइट, और उसके रिएक्शन के नतीजे में इंटेंस किस्म की, शदीद किस्म की वाइट लाइट निकलती है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट को क्या होता है आफ्टर दे क्लाइंब द एनर्जी हिल ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब वो एनर्जी हिल पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। एनर्जी हिल यानी एनर्जी का पहाड़, यही उसकी उर्दू बनती है। क्लाइंब यानी उसके ऊपर चढ़ना, तो हम पहले समझते हैं देन रीड करेंगे। जी बेटा यहाँ पर ना ये जो आपको हिल नज़र आ रही है ना, बेसिकली पहाड़ी जैसी स्ट्रक्चर, ये है एनर्जी हिल। तो क्या होता है कि रिएक्शन जब शुरू होना ना, ये रिएक्टेंट एनर्जी हिल को क्लाइम करते हैं, एनर्जी हिल के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एक टाइम आता है कि वो हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर होते हैं, उनकी एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है, एंड देन वो नीचे फॉल डाउन, नीचे गिरते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट होते हैं ना, उनके दरमियान की जो बॉन्ड्स होती है वो तोड़नी होती है और प्रोडक्ट बनने के लिए नई बॉन्ड्स बननी होती हैं। सो हाई एनर्जी स्टेट में ये प्रोसेस हो रहा होता है कि पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो ये हाई एनर्जी स्टेट काफ़ी अनस्टेबल होती है, काफ़ी अनस्टेबल। तो उसके बाद जो है ना, ये चीज़ें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ तब्दील होता है, तो एनर्जी हिल से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ अगेन स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। जी बेटा अब आंसर को समझते हैं, आपने याद तो यही करना है ना, साथ में कोई बच्चा डायग्राम बना ले वो ज़्यादा बेटर है। वंस द रिएक्टेंट क्लाइंब द एनर्जी हिल, एक बार क्या होता है कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, एनर्जी हिल पर क्लाइंब चढ़ जाते हैं, ठीक है। दे टेम्परेरली फॉर्म, और वो आर्जी तौर पर क्या बनाते हैं, अनस्टेबल हाई एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी वहाँ पे जो रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई एनर्जी पर होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, हाई एनर्जी वाली, और वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना चीज़, उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। तो एटम्स कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो एनर्जी हिल के टॉप के ऊपर रिएक्टेंट होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हाई एनर्जी के होते हैं, हम उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये बुक में जिक्र नहीं है, याद कर लेना आप। फ्रॉम दिस पीक, ये जो पीक या चोटी होती है, इससे रिएक्टेंट नीचे आएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या होगा, अनस्टेबल जो कॉम्प्लेक्स है ब्रेक इट्स ओल्ड बॉन्ड, वो अपनी पुरानी बॉन्ड तोड़ता है, फॉर्म न्यू वन, नई बॉन्ड बनाता है, एंड रोल डाउन, और नीचे आता है। रोल डाउन यानी नीचे आता है द अदर साइड ऑफ एनर्जी हिल, दूसरी साइड पर। देखें इस साइड से वो चढ़ा था और इस साइड से वो आएगा नीचे, टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल प्रोडक्ट, और इससे बेटा स्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो कहने का मकसद है कि ये ऊपर क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे ऊपर जाकर इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये अनस्टेबल होते हैं, वहाँ पर पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज़ अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये पता होना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो कि रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए। अब इसको लो करने से मुराद है कि रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ऐसा करता है, और कैसे करता है ये हमने समझना है। जी बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करता है, फिर पढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास एक इमेजिन करें कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, और उसके पास ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये रिएक्टेंट पर्पल का और एक ये रिएक्टेंट रेड का, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट के ऊपर ये रिएक्टेंट आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ये पर्पल रिएक्टेंट आके इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा और साथ ही रेड रिएक्टेंट आके भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा कैटलिस्ट क्या करेगा, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की दरमियान की जो बॉन्ड है ना, इसको कमज़ोर कर देगा। कमज़ोर करने से क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी के साथ टूट जाएंगे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाएगा, थोड़ा कर दिया जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी वही होती है ना जो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। सो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्टेंट जब इसके ऊपर आके चिपकते हैं ना, तो ये इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की बॉन्ड्स को वीक कर देता है। अब ये बॉन्ड इजीली टूट सकती हैं और इनसे नया प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, इनसे नया प्रोडक्ट बन सकता है। सो कैटलिस्ट का ये काम है। जी बेटा ये आंसर मैंने लिखा है,
कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है बाय बाइंडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस के साथ बाइंड करके जोड़ के देन वीकन, फिर कमज़ोर करता है देयर बॉन्ड्स। रिएक्टेंट के दरमियान जो बॉन्ड्स होती हैं उनको कमज़ोर करता है कैटलिस्ट। सो लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड कमज़ोर हो चुकी हैं ना, तो इनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है और इसलिए वही एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी या डिक्रीज़ हो जाती है। जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट देखते हैं। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। देखें, हमने पढ़ा था एंजाइम जो है ना वो भी कैटालिटिक एक्शन यानी वो भी कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो हमें उसके दो फीचर बताने हैं। तो पहला फीचर है हाईली स्पेसिफिक, यानी एंजाइम बड़े ख़ास होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एंजाइम हमारी बॉडी, एंजाइम आपको याद होना चाहिए जो है ना जानदारों की, इंसानों की बॉडी में काम करते हैं, तो अगर कोई एंजाइम प्रोटीन का है तो बेटा वो सिर्फ प्रोटीन का ही रहेगा, प्रोटीन को ही रिएक्शन देगा। सो ये होता है हाईली स्पेसिफिक होना, ख़ास होना। कहता है एंजाइम्स आर एक्सेप्शनली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम बड़े स्पेसिफिक हैं, ख़ास है अपने एक्शन यानी अपने काम के अंदर। अ सिंगल एंजाइम, अगर एक एंजाइम है ना, टिपिकली कैटलाइज ओनली वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, तो वो सिर्फ एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलाइज करने से मुराद है स्पीड अप करना, तेज़ करना। तो जैसा मैंने मिसाल दी, प्रोटीन का एंजाइम किसी और लिपिड पर अटैक नहीं करेगा, किसी और चीज़ पर अटैक नहीं करेगा, वो प्रोटीन पर ही रहेगा। ठीक है, तो दो फीचर बताने थे। एक फीचर है हाईली स्पेसिफिक है एंजाइम, दूसरा फीचर है हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट से क्या मुराद है? दे कैन स्पीड अप रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ मिलियन, कि ये रिएक्शन को स्पीड अप यानी तेज़ कर सकते हैं। कितना? मिलियन, लाखों में। 1 मिलियन होता है 10 लाख, सो मिलियंस यानी कई लाखों में रिएक्शन को स्पीड अप या तेज़ कर सकता है हमारा एंजाइम। ये है उसकी एफिशिएंसी। एंजाइम इज़ हाईली एफिशिएंट। आगे कहता है इवन अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। अगर आप एंजाइम की माइन्यूट, ये मिनट नहीं है, माइन्यूट है, माइन्यूट कहते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी भी लेते हो ना, कैन ट्रांसफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो थोड़ी सी अमाउंट एंजाइम की लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी ज़्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकती है। ये बेटा उसकी एफिशिएंट होने की अलामत है।